जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हुई निज़ा खबर पर बात करेंगे। लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में हिंसा के 2 साल बाद पीएम का दौरा, सबसे ज्यादा प्रभावित चूड़ाचांदपुर में रैली, कहा शांति का रास्ता अपनाएं, मैं आपके साथ। आपदा सहायता राशि को लेकर वार पलटवार, बीजेपी मीडिया प्रभारी बोली, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही कांग्रेस, प्रदेश की छवि खराब करने की हो रही कोशिश। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी, नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तय की 29 सितंबर की तारीख, 5 सदस्यों के अपहरण का मामला। आधार कार्ड केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का आलम, सुबह से शाम तक लाइनों में लगने के बाद भी नहीं हो रही काम, कुछ जगहों पर ज्यादा टोकन राशि ज्यादा लेने का आरोप। पंद्रह सितंबर से शुरू हो रही चारधाम की हेली सेवा, सुरक्षा के लिए बनेंगे 2 OCR सीलोमीटर, भी लगेंगे बुकिंग शुरू। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं मणिपुर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर हैं, संबोधित कर रहे हैं। आप भी सुनिए। साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला जी का आना महिला सशक्तिकरण का वह बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा। साथियों, नेपाल में हुए घटनाक्रम में एक और बात विशेष रही है, जिसकी ओर लोगों का ध्यान निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल के नवोदय का स्पष्ट संकेत भी है। मैं नेपाल को उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, 21वीं सदी में आगे बढ़ता हुआ हमारा देश एक ही लक्ष्य लेकर चल रहा है, विकसित भारत का लक्ष्य। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मणिपुर का विकास भी जरूरी है। हमारा मणिपुर असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। विकास के
हम एक कदम भी ना बढ़ के, ये हम सभी का कर्तव्य है। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। मुझे विश्वास है मणिपुर देश की ग्रोथ का एक बहुत मजबूत सेंटर बनेगा। एक बार फिर आप सभी को इन विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर दौरे पर रहे। उन्होंने चूना चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, यहां के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। पीएम ने कहा कि मैं जीवन के इस क्षण को कभी भी नहीं भूल सकता। मणिपुर के नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक बढ़ाने वाली है। सरकार का पूरा प्रयास है कि राज्य को विकास के काम में लगातार आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचे थे। फिर सड़क मार्ग से 64 किलोमीटर का सफर तय करके चूरा चांदपुर पहुंचे। पीएम हेलीकॉप्टर से चूरा चांदपुर जाने वाले थे, लेकिन इम्फाल में भारी बारिश के कारण उन्हें सड़क से जाना पड़ा। मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। पीएम बनने के बाद उनका 8वां मणिपुर दौरा है और वे 2014 से 2022 के बीच 7 बार मणिपुर गए थे। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। ये हिल्स प्रकृति का अनमोल उपहार है और साथ ही ये हिल्स आप सभी लोगों की निरंतर मेहनत का भी प्रतीक है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे धर्म की आड़ में राजनीति कर रही हैं, जिसे उन्होंने छोटी मानसिकता का करार दिया। रमन ने कहा कि सरकार यात्रा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और हमेशा ये प्रयास करती है कि प्रदेश में आने वाला हर यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। देखिए, सरकार यात्रा को लेके बिल्कुल गंभीर है और यात्रियों की सुरक्षा पर भी काम करती है। हमेशा कोशिश ये करती है कि कोई भी यात्री जब प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के लिए आए तो उसको सुरक्षित वो अपने वापस अपने गंतव्य को जाए। यही सरकार का जो है एक विश्वास रहता है और यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत रास्ते में ना आए, इस ओर भी सरकार पूरा ध्यान रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भी अगर कांग्रेस राजनीति करती है तो मुझे लगता है कि इसे छोटी मानसिकता कोई हो नहीं सकती। भाजपा का जहां संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड में भी मंडल और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है और नई टीम के गठन के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी। साथ ही बात मंत्रिमंडल विस्तार की करें तो राज्य नेतृत्व की केंद्र से बात हुई है कि ऐसे में नवरात्र या दिवाली में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पार्टी में संगठन विस्तार का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और हमारे प्रदेश में भी, चाहे हम मंडल की बात करें, मंडलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है, जिलों की कार्यकारिणी का गठन हो गया है। प्रदेश में नई टीम का गठन होना है, इसको लेकर के भी पूरी कसरतें पूरी कर ली गई हैं और जल्दी शुभ समय में हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होगी उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के भी कई पद रिक्त चल रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रदेश नेतृत्व की केंद्र नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता हुई है और मुझे लगता है कि
नवरात्रों के आसपास या दीपावली के आसपास प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। कांग्रेस अब वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में ये अभियान चलाया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपे जाएंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस सभी 70 विधानसभाओं, वार्डों और जिला पंचायतों तक पहुंचकर लोगों से 5 सूत्रीय मांग पत्र पर हस्ताक्षर करवाएगी। धस्माना ने कहा कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे के बाद केंद्र सरकार घबराई हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठा रही है। देखिए, आज 3 मुख्य विषयों पर मैं आपसे बातचीत करने आया था। पहला विषय है पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है वोट चोरी का, उसके खिलाफ पूरे देश में अभियान चला रहे हैं। वोट चोरी बंद हो देश में, इसके लिए राष्ट्रव्यापी कांग्रेस जो अभियान चला रही है उसका अब अगला चरण वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ हस्ताक्षर करवा करके चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। हमारे प्रदेश में भी 15 सितंबर को राजधानी से लेकर के पूरे प्रदेश के सारे जनपदों में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। तो वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग के ठेडा क्षेत्र में वनकर्मियों की बहादुरी ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। वन और वन्यजीवों की सुरक्षा में दिन रात तैनात वनकर्मी उस समय संकट में पड़ गए जब वे नियमित गश्त पर निकले थे। ठेडा कुलबंदा नाले के पास अचानक 3 टाइगर सामने आ गए। इनमें एक वयस्क टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक दिखी। इस खतरनाक स्थिति में 4 वनकर्मियों ने पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित किया। हमारे जो कर्मचारी हैं प्रतिदिन की नियमित गश्त पर थे, आज भी गश्त कर रहे थे। अचानक जो है एक टाइगर अपने बच्चों के साथ अचानक उनके मुंह के सामने आ गई, तो वो थोड़ा घबरा जैसे गए और पेड़ पर चढ़ गए। सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्षेत्र जो है गांव के नजदीक है और वहां पर सुरक्षा गश्त हमारे द्वारा बढ़ा दी गई है और हमारे कर्मचारी इस समय भी रात्रि में भी वहां पर गश्त पर हैं। तो चले वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो रामनगर में पुलिस प्रशासन ने सत्यापन अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत पुलिस प्रशासन ने लोगों के बीच रहकर इस अभियान को रन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। ये कार्रवाई खासतौर पर बाहरी लोगों के खिलाफ की गई जो बिना सत्यापन कराए जो है किराए पर रह रहे थे। जिनका सत्यापन नहीं मिला उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई और मौके पर ही सत्यापन भी कराया गया। थाना रामनगर क्षेत्र में कप्तान साहब के निर्देशन में आज 3 टीमें बनाकर लगातार सत्यापन कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बाहरी व्यक्ति और ठेली फड़ वाले और जो संदिग्ध व्यक्ति बगैर सत्यापन के यहाँ रह रहे हैं उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और उनका सत्यापन किया जा रहा है। रुड़की सिविल अस्पताल के सामने द्वारका एनक्लेव में एक शातिर चोर आया और खड़ी बाइक को निशाना बनाया। तभी कुछ लोगों ने बाइक चोरी करते हुए चोर को देख लिया और पकड़कर उसे पीट दिया। हालांकि जानकारी मिलते ही थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपनी अभिरक्षा में थाने लाकर उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है।
हरिद्वार के रोशनाबाद सिविल कोर्ट में इस साल की तीसरी लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिला जज नरेंद्र दत्त ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों का निस्तारण आपसी सहमति और अभी स्वीकृति के आधार पर कराया जा रहा है। फौजदारी के शमनीय वाद, चेक बाउंस केस और बैंक धन वसूली, मोटर दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, बिजली पानी बिल और उपभोक्ता आयोग के केसों का भी निपटारा हो रहा है। सर अभी देखिए, अभी फिगर्स तो आपका शाम तक आ जाएंगी, बट ये है कि इस टाइम हमने इसमें 15-16 बेंचेस बना रखी हैं, जिसमें हेडक्वार्टर में, बाकी आउटलाइन कोर्ट्स में भी हैं 2-4 बेंचें हर आउटलाइन कोर्ट में बनी है। तो आपको एग्जैक्ट फिगर तभी मिल पाएंगी, बट ये है कि प्रयास यही कि जब हमने फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेटमेंट सबमिट की थी ऑनरेबल हाई कोर्ट को, सालसा को, तो पूछा गया था आपने अब तक 1 तारीख तक कितने केस भेज दिए, तो उस टाइम हमारी फिगर 1500 थी। तो हमने आश्वासन दिया था हाईकोर्ट को कि इसको हम डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करेंगे, तो उसी प्रयास में लगे, देखिए अभी क्या होता है। और जैसे अब तक जो मुझे पता चला, जैसे सीजीएम की कोर्ट में मैं भी राउंड लिया था आप लोगों के साथ, तो सीजीएम साहब ने मेरे को बताया कि उनकी कोर्ट में अब तक 550 केस कर चुके हैं वो कंपाउंड। हाँ, हमारे प्रत्येक वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, तो ये हमारे इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत है। इससे पूर्व भी हमारी 2 राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हो चुकी हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि उसमें जो हमारी फर्स्ट लोक अदालत थी, उसमें पूरे हमारे राज्य में हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा मामले निस्तारित हुए थे। तब क्या कहते हैं, लगभग 8,500 मामले निस्तारित एक दिन में हुए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारी प्रीवियस लोक अदालत थी, उस समय हमारे यहाँ से द्वितीय स्थान पर थे हम पूरे राज्य में, और हमारे 6,500 मामले एक दिन में निस्तारित हुए थे। इस बार भी आंकड़ा जो है, कोशिश तो यही रहेगी कि उस जो भी हमारा प्रीवियस आंकड़ा है उस तक पहुंचे या उससे ऊपर जाए। रुड़की के धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड के पास महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज में गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलेज में गुलदार दिखने से छात्र छात्राओं समेत आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं कॉलेज प्रबंधक अश्विनी सैनी ने वन विभाग को गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल तीर्थ स्थल में हर साल पितृपक्ष के अवसर पर हजारों की तादाद में हर दिन तीर्थयात्री अपने पितरों की पितृ मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। दंत कथा के अनुसार कहा गया है कि बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकपाल तीर्थ स्थल में पितरों का पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए तीर्थयात्री अपने पितरों को पिंडदान करने के लिए इस शिव स्थान पर हर साल पहुंचते हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपदा की घड़ी में भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जहां कांग्रेस को चाहिए था कि वो सरकार को रचनात्मक सुझाव देती और आपदा से पीड़ित आम जनता के साथ खड़ी होती, वहीं इसके उलट कांग्रेस नेता केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं। चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ राजनीति साध रही है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं। वो आपदा को भी अवसर के रूप में तलाशते हैं। जहां उनको आपदा को लेकर के सरकार को अपने सुझाव देने चाहिए, आम जनता के साथ जो आपदा से पीड़ित है उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके उलट वो केवल बयानबाजी तक सीमित रह गए हैं और प्रदेश की केवल छवि को खराब करने का प्रयास करते हैं और केवल राजनीतिक रोटियां अपनी बयानबाजी करके सीख रहे हैं। सरकार ने आधार कार्ड बनाने और उसमें सुधार के लिए बैंक व सरकारी दफ्तरों में सेवा केंद्र तो खोल दिए, लेकिन विकासनगर में ये सुविधा अब जनता की परेशानी बन गई है। सुबह से लाइन में लगने के बाद भी लोगों का काम नहीं हो पा रहा। विकासनगर के यूको बैंक ब्लॉक कार्यालय और बाल विकास परियोजना कार्यालय स्थित आधार सेवा केंद्रों का हाल बेहाल है। यहाँ रोजाना सुबह से लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन शाम तक अधिकतर लोग बिना काम कराए वापस लौट जाते हैं। इन केंद्रों पर रोजाना केवल 30 आवेदन ही लिए जाते हैं, जबकि आवेदकों की संख्या 60 से 70 तक पहुंच रही है। ऐसे में लोग
घंटों धूप और भीड़ में खड़े रहने को मजबूर हैं। लोग भीड़ में खड़े रहते हैं। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए जिलाधिकारी ने बंद पड़े आधार केंद्र खोलने और ऑपरेटर बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते व्यवस्था अब भी नहीं सुधरी। ब्लॉक कार्यालय में टोकन राशि से अधिक वसूली की शिकायतें भी सामने आई हैं। देखो, आधार कार्ड को बवाल होना तो निश्चित है, क्योंकि जो जनता है वो आती है, उनका ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रही। जितने भी यहाँ पर वो बने हैं CSC सेंटर, वो अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। 30 रुपए की जगह 150 रुपए ले रहे हैं। इसी को लेकर लोगों में रोष था और आज आप आए हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, टीवी चैनल वालों का, जिससे आम जनता की जो शिकायत है वो ऊपर तक पहुंच सके। दूसरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, कुछ प्रधान भी हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो अवैध रूप से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। कभी GPS कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कभी सर्वर डाउन है सर, इस वजह से नहीं हो पा रहा है सर। लोगों की शिकायत है कि आप 100 और 200 रुपए ले रहे हैं। नहीं क्यों सर, ले रहे हैं? नहीं सर, 200 रुपए नहीं ले रहे हैं सर, किसी से पूछ लीजिए। कितने फीस ले रहे हैं आप? सर जो फीस है, प्रॉपर फीस है 100 रुपए 50 रुपए। और आपने फिर बताया था हम 150 रुपए ले रहे हैं। सर बायोमेट्रिक के ले रहे हैं सर, उसमें हमें जो सरकार कंपनी की तरफ से सर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस वजह से सर हम जो हमारा वो है सर इंक वगैरह कुछ भी है सर, उसके लिए ले रहे हैं सर। कितने पैसे? सर जो कंपनी फीस है सर 150। यदि ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त हो रही है तो उसकी तत्काल जो है जांच कराई जाएगी, और यदि वो अनावश्यक रूप से शहर की जनता से या आम जनता से जो है अवैध रूप से पैसे वसूल करता है तो उसके खिलाफ जो है निम्नानुसार और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर लोगों का ये भी कहना है कि हम 10 बजे लाइन में लगते हैं, 1 बजे तक आधार कार्ड बनते हैं। इस पर भी जो है जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि भाई किन कारणों से जो है वो मात्र 1 बजे, सिर्फ 1 बजे तक ही आधार कार्ड बना रहे हैं, और उसके बाद जो है उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Yeah.